हाँ चलो देखो बेटा, अब हम बात कर रहे थे और रेडियस ऑफ बोहर रेडियस जिसे कहा हमने, दैट इज 0. कितनी थी 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू क्या था बेटा, इनटू n स्क्वायर अपॉन z, ऐसे निकाले थे हमने बोहर रेडियस। कल के लेक्चर में हमने वेलोसिटी भी निकाला है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस के अराउंड वेरियस सर्कुलर पाथ है और उस वेरियस सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। क्या एक ऑर्बिट है, क्या दो ऑर्बिट है? नहीं, इनफाइनाइट ऑर्बिट है। हमने देखा है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं। चाहे वो हाइड्रोजन का एटम क्यों ना हो, चाहे वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्यों ना हो, उसके अराउंड क्या होते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं। और जो लोअर एनर्जी ऑर्बिट होते हैं उसे कहते हैं हम ग्राउंड स्टेट, और जो हायर एनर्जी ऑर्बिट होते हैं उसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में घूमेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट में घूमेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, या कोई भी ऑर्बिट में चला जाए वो उसकी एनर्जी क्या होगी, घूमने के लिए एनर्जी तो लगेगी ना। क्या विदाउट एनर्जी घूमेगा वो? नहीं ना। जैसे आपको पता है कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की। विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी वर्क पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होता है अराउंड द न्यूक्लियस तो उसके पास में क्या होती है, एनर्जी। बस उसी एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं हम, ठीक है। कर स्टार्ट फिर। अभी देखिए, अब बात करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे। ये जो एनर्जी है इस पे बेटा 2013 में और 2005 में दो क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट फॉर्मूले पे। वो बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इधर देखिए आप, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ, बाद में लास्ट में एक क्विक रिकैप भी बताऊंगा आपको, रेडियस भी बता दूंगा, रेडियस के बाद में वेलोसिटी भी बताऊंगा, और वेलोसिटी के बाद में तीनों का और एनर्जी भी बता दूंगा। पहले एनर्जी बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। अब इधर देखिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मोशन में है। अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी। वो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किस वजह से होगी बेटा, ड्यू टू मोशन, ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इलेक्ट्रॉन पजेस व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी। अब आपको एक बात और पता है कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो उसकी पोजीशन तो फिक्स है ना, उसकी पोजीशन क्या है, फिक्स है। ऐसा नहीं है कि बेटा फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो बाद में सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा, सेकंड से थर्ड में चला जाएगा। जिस ऑर्बिट में मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी पोजीशन तो क्या होगी, फिक्स होगी। तो फिक्स पोजीशन की वजह से भी उसे एक एनर्जी आती है, उसे बोलते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इधर देख लीजिए, अब एनर्जी की बात करेंगे हम। इधर देखो बेटा, यहां पे हमने ये बोला है कि ये जो है ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, जो कि सेंटर है। किसका सेंटर है, एटम का सेंटर है। और इसके अराउंड एक फिक्स सर्कुलर पाथ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट में ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, चुपचाप बैठा है क्या? नहीं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है मोशन में, है ना, मोशन में। देखो ना, इस तरीके से उसको एक मोशंस होगी, एक एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी मोशन में, किस वजह से बेटा, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से। सबको समझ में आ गया कि इसको क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी है। क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी बात मैंने बोला आपको कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस से r इतनी दूरी पर है, दैट इज द रेडियस ऑफ दैट एटम, दिस आर द रेडियस ऑफ दैट एटम। पता है ना, एक पर्टिकुलर दूरी पे। ऐसा थोड़ी ना है कि न्यूक्लियस में आके गिर गया हो, नहीं ना। ऐसा है क्या, न्यूक्लियस में है क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं बेटा, एक पर्टिकुलर दूरी पे है वो। कौन, इलेक्ट्रॉन। किससे, न्यूक्लियस से। समझ में आ रही ना बात, एक मुनासिब फासला है उन दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है कि एकदम करीब आ गए करके वो, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम, रेडियस कहेंगे। दूसरी बात आपको क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है दैट इज Q1, और न्यूक्लियस पे चार्ज होता है Q2। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, E के बराबर। और न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, Ze के बराबर। आपको समझ में आया। इसके बाद में एक बाहर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करता है। वो क्या था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये क्या था यहाँ पे, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बातें तो आपको मैं बता चुका हूं, सबको समझ में आ रहा है। तो यहां पे देख लीजिए, यहां पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन जब मोशन में है तो उसको एक एनर्जी है, दैट एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी। और इस इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन क्या है बेटा, फिक्स है। इस फिक्स पोजीशन की वजह से इसको एक एनर्जी आती है, दैट एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट्स इलेक्ट्रॉन possess two types of energy. Number one is a kinetic energy and number two is a पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इसकी अगर हम टोटल एनर्जी की अगर बात करें, किसकी बात करेंगे, टोटल एनर्जी, विच इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे एक बात बताइए
कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है बताइए किस वजह से है? ड्यू टू मोशन। अरे ड्यू टू क्यों, किस वजह से बेटा? ये ड्यू टू मोशन। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है बोलो किस वजह से है? ड्यू टू पोजीशन। ड्यू टू पोजीशन। अरे समझ में आया ना? उसकी जो पोजीशन है वो कैसी है? फिक्स है। किसकी पोजीशन फिक्स है? इलेक्ट्रॉन की। वो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है बस उसी ऑर्बिट में घूम रहा है जब तक कि वो एनर्जी अब्सॉर्ब या इमिट नहीं कर देता। ये बोहर का पोस्टुलेट है ना बेटा। बोहर ने क्या बोला था कि ना तो इलेक्ट्रॉन, बेटा इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में घूमते हैं तो वो ना एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे और ना एनर्जी इमिट्स करेंगे, तो उस ऑर्बिट को बोला था हमने स्टेशनरी ऑर्बिट। हाँ, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव कर सकता है, या लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में, या हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में, बाय अब्सॉर्बिंग और इमिटिंग दी एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल है, ऐसे नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा करके, जाएगा। तो देखो उसकी जो पोजीशन फिक्स है, तो फिक्स पोजीशन की वजह से उसको कौन सी एनर्जी है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। और मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। किसकी काइनेटिक एनर्जी? इलेक्ट्रॉन की। किसकी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रॉन की। और इस पोटेंशियल एनर्जी को आल्सो कॉल्ड एज, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? बोलो आप इसे। आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो हम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इधर देखिए आप, उससे कैसे निकाला जाता है। इधर देखिए बेटा, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकाल के बताता हूं कि कैसे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसे आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू होती है बेटा के, और ये होता है Q1 इंटू क्या हो जाएगा? Q2 ओवर। ओवर आर स्क्वायर नहीं होता है, ओवर क्या होता है? आर। ओवर आर स्क्वायर अगर लिख देंगे तो वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नहीं होगा। देखो यहां पे मैंने आपको ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया था न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में, ये के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर था, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अलग है बेटा। वो क्या है? के Q1 Q2 ओवर आर। अब मुझे एक बात बताइए, के तो कांस्टेंट है 1/ε0, 4πε0 और 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बोला था कि नहीं बोला था? तो यहां पे के और क्यू की वैल्यू कितनी है बताइए? ई है। Q2 की वैल्यू कितनी है? ZE। तो यहां पे लिखेंगे दैट इज ZE इंटू क्या लिखेंगे बेटा? यहां पे E। और मुझे एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? निगेटिव। क्लियर है? इधर देखो बेटा आप, यहां पे के ZE इंटू माइनस E अपॉन क्या हो जाएगा? आर। तो बोलो क्या हो जाएगा? माइनस को सामने ले लीजिए, बोलो क्या होगा? के ZE स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। बताइए कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी आल्सो कॉल्ड एज व्हिच एनर्जी बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। आगे सबको समझ में क्लियर है ना? दोबारा से सुनो बेटा, दोबारा से बोल रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज दी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। एंड इलेक्ट्रॉन possess two types of energy. When they are in motion, they possess kinetic energy, and due to its fixed position, they possess the potential energy. And potential energy also called as the electrostatic energy. And that electrostatic energy, which is equals to K Q1 Q2 over R. So यहाँ पे आपको पता है Q1 क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि निगेटिव में होता है, वो निगेटिव यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है? वहां पे हमने जो बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिया था वहां पे मेंशन नहीं किया था। ठीक है? यहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा ये माइनस। तो ये माइनस में आती है, तो माइनस में क्यों आती है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है? सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू आ गई माइनस, बोलो के ZE स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगी? आर आ जाएगी। अब बची कौन सी एनर्जी बोलो बेटा? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भी बता देता हूं आपको। आप मुझे बताइए कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? जरा बताइए आप मुझे, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू क्या होती है बेटा? 1/2 mv स्क्वायर। क्या होती है? 1/2 mv स्क्वायर। और अभी हमने बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर रेडियस पे एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है? और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कौन बैलेंस करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमने यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, बोलो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू, बोलो फोर्स ऑफ, बोलो क्या बोला था यहां पे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है जरा बताइए मुझे आप? mv स्क्वायर बाय आर। अरे क्या होता है? mv स्क्वायर बाय आर। ये तो पता है आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर बाय आर। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है? बोलो k Q1 और ये क्या हो जाएगा? Q2 और क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। लिखो यहां पे, बोलो mv स्क्वायर बाय आर विच इज इक्वल टू k ZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सही है ना?
के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आर आउट, यहां पे बचा एक आर, बचा यहां पे एक आर। तो चलो बोलो बाकी क्या बचा, बोलो, हाँ बोलो ना यार, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है बात, यहां पे आ गया सबको समझ में। अब मैंने क्या किया बेटा, इसको देखो आप, इसको देखो, इसको मैंने हाफ से मल्टीप्लाइड किया, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाइड किया, एक ही बात है। चाहे आप इसे हाफ से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, इसे हाफ से, दोनों साइड में हमने हाफ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो बोलो क्या हो जाएगा, हाँ हाफ एम वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू के हाफ, हाँ के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताइए हाफ एम वी स्क्वायर को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। लिखो यहां पे, तो बोलो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 2r। तो ये क्या निकल के आ जाएगा यहां से, काइनेटिक एनर्जी। बेटा ये नीट 2013 में पूछा गया है, नीट 2013 13 में पूछा गया है। क्लियर है, ये फार्मूला सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पूछ लिए गए थे आपको, दैट इज के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। 2r आर नहीं है वो, दैट इज 2r है बेटा। अगर वही अगर हमने क्या कर दिया, इधर देखो पोटेंशियल एनर्जी देखो, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है, लेकिन माइनस में है ये क्या है, माइनस में। तो हम क्या कर सकते हैं, मुझे एक बात बताइए, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, इधर देखो बेटा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, अरे है ना। तो हम क्या कर सकते, बोलो, के काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। और लिख नहीं सकते क्या, क्योंकि ये वाला जो है, ये वाला दिख रहा है ना आपको, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। आ गया सबको समझ में, पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ रहा है, के माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। मैं समझ में आ रही है ना बातें आपको, सीधे सीधे कई बार क्या होता है बेटा, आपको सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन पूछ लेते हैं। अब निकालेंगे हम टोटल एनर्जी। अब किसकी बात करेंगे, टोटल एनर्जी। मैं अभी आपको बता चुका हूं कि टोटल एनर्जी क्या होती है, बोलो, टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू, बोलो ना यार, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाले, बोलो बेटा आपने, के, बोलो ना, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, हाँ प्लस माइनस हाँ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। आ गया सबको समझ में, क्लियर है, सबको समझ में आया ना। अब मैंने क्या किया बेटा, इसको पोटेंशियल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। सबको समझ में आ रहा है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो बोलो क्या हो जाएगा, हाँ बोलो ना, ये के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2r, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, हाँ ऊपर क्या होगा 2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2r। अब 2r क्या होगा, कॉमन हो गया। तो अब ये 2 के जेड ई स्क्वायर में से 1 के जेड ई स्क्वायर माइनस हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, देखो ये 2 के जेड ई स्क्वायर है बेटा, ये 1 के जेड ई स्क्वायर है, तो इसमें से ये घटा दो, बेस तो सेम है तो बेस सेम रख दो। तो बोलो क्या हो जाएगा, हाँ माइनस होगा ना, ये सबको समझ में आया। माइनस क्या होगा, बोलो, के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 2r। तो ये कौन सी एनर्जी है, टोटल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, टोटल एनर्जी। कितनी आ गई टोटल एनर्जी, नहीं माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। क्योंकि के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या कर सकते हैं, बोलो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सबको समझ में आया या नहीं आया। अरे के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये माइनस एज इट इज रख दिया हमने, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। हाँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखो ना यहाँ पे, फिर लिखो क्या लिखेंगे इसके आगे, बोलो दैट इज माइनस क्या हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर माइनस है ना, तो इधर क्या होगा प्लस। तो बोलो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला देखो बेटा, मैं इसको 3 स्टार दे रहा हूं आपको। टोटल एनर्जी का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ में, और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन किसके साथ में, पोटेंशियल एनर्जी के साथ में। सबको समझ में आ गया, क्लियर है बात यहाँ पे कि टोटल एनर्जी भी निकाल के बता दिया क्या होती है, और पोटेंशियल एनर्जी भी बताया, और साथ ही साथ कौन सी एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी बताया। अब हम ये जो टोटल एनर्जी जो माइनस लिख रहे हैं बेटा, ये माइनस का मतलब ये होता है, ये माइनस का मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी। क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी। ये माइनस जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या बतलाता है? दिस आर द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है ये? बाइंडिंग एनर्जी। किसकी बाइंडिंग एनर्जी? ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से एक डेफिनेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, एक डेफिनेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। तो न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने के लिए जो एनर्जी है बेटा, उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। दोबारा से सुनो, आराम से बोलता हूं बेटा। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ में बांध के रखने वाला जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो एनर्जी इन्वॉल्व है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बांध के रख रही है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बांध के रख रही है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी। और वो क्या होती है? माइनस में होती है। क्यों? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितने एनर्जी से बंधा हुआ है वो माइनस है, वो निगेटिव है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से जितनी एनर्जी से बंधा हुआ है वो माइनस है। अगर उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी हम प्लस में दे देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है ना? अरे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितने एनर्जी से बना हुआ है, मान लीजिए 10 किलो जूल से बना हुआ है, माइनस 10 किलो जूल से बना हुआ है, माइनस 10 किलो जूल से बना हुआ है एनर्जी से। अगर हमने एनर्जी प्लस 10 में दे दी तो इलेक्ट्रॉन वहां पे रहेगा क्या? वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिखा है। माइनस का मतलब बेटा ये यहाँ पे है बाइंडिंग एनर्जी। माइनस का मतलब निगेटिव नहीं है, निगेटिव का मतलब है यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी की वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एक डेफिनेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है और उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हमने प्लस में दे दिए, कितनी एनर्जी? ये टोटल एनर्जी के बराबर जो एनर्जी है बेटा, उतनी एनर्जी प्लस में दे दिए तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से डिटैच हो जाएगा। क्लियर है बात? उसी को हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? आयोनाइजेशन। और उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। बताऊंगा आपको एक एक करके। तो अभी क्लियर है सबको बातें यहाँ पे कि टोटल एनर्जी क्या होती है? तो देखो टोटल एनर्जी दोबारा से लिख के बताता हूं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे। इधर देखिए आप, बोलो टोटल एनर्जी क्या बोला मैंने? बोलो ना यार। टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है कि 2r है? 2r है। देख लीजिए आप यहाँ पे कितने आर है बेटा? दैट इज 2r है। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे जो r है, r क्या है? रेडियस है। r क्या है? रेडियस। क्या होती है r की वैल्यू? बताइए जरा। r की वैल्यू, ये जो r है इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? बोलो। n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के z ई स्क्वायर। यही वैल्यू थी ना उसकी? या फिर हमने ये लिखा था यहाँ पे, बोलो क्या था बेटा? 0.53 इंटू क्या था? हाँ, एन स्क्वायर ओवर जेड। और ये किस में थी वैल्यू? एंगस्ट्रॉन में थे। अगर हमने ये वैल्यू यहां पे रख दी, ये तो पता है ना आपको आर में रेडियस, आपको इसके फर्स्ट लेक्चर में निकाल के बताया कि रेडियस क्या होती है। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, एम के जेड ई स्क्वायर। अब इधर देखो आप, ये आर की वैल्यू यहां पे रख दो आप। चलो बोलो आगे क्या होगा फिर? हाँ, माइनस क्या होगा बेटा? बोलो के जेड ई स्क्वायर। और ये नीचे का ऊपर चला जाएगा, सही है ना? अरे ये इसके नीचे लिखेंगे आर तो ये ऊपर चला जाएगा ना। तो इंटू क्या होगा? बोलो। हाँ, इंटू क्या होगा? बोलो बेटा। 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। नीचे क्या रहेगा? बोलो अपॉन 2 रहेगा। और नीचे क्या रहेगा? बोलो इंटू हाँ, एन स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर। एन स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो सकता है कि यहां से? देखो भला। हाँ, ये 2 से 4 आउट, तो यहां पे बचे 2। और देखो कुछ कैंसिल होगा क्या? और देखो बाहर मत देखो, इधर देखो, यहां पे कुछ कैंसिल होगा क्या? और नहीं ना, दिख रहा है ना आपको साफ साफ? तो बचा क्या? के बचा। के और के क्या हो गया? के स्क्वायर। देखो ये के और के क्या हो गया बेटा? के स्क्वायर। तो लिखेंगे यहां पे के स्क्वायर, जो है ऊपर में वो जोड़ देना पड़ेगा। तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा? ये के स्क्वायर हो जाएगा। जेड इंटू जेड क्या हो जाएगा बेटा? जेड स्क्वायर हो जाएगा। ई स्क्वायर क्या हो जाएगा? ई टू द पावर 4 हो जाएगा। और क्या बचा है? एम बचा है ना यहाँ पे क्या बचा है? एम। और कुछ बचा क्या रे? पाई। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर। और कुछ बचा क्या? नहीं। नीचे बोलो क्या बचा है? एन स्क्वायर। और बचा क्या है यहाँ पे? एस स्क्वायर। और कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है। क्लियर है? हाँ, टू। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा ना। एक कोई भी एक मिलके बोला करो, सब साथ में मत बोला करो, ठीक है? हाँ, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई स्क्वायर। और कुछ बचा क्या? नहीं बचा ना। अब देखो ये क्या है?
कांस्टेंट है। ये z कांस्टेंट है क्या? नहीं है। E क्या है? कांस्टेंट है। M क्या है? कांस्टेंट है। 2 क्या है? पाई क्या है? कांस्टेंट है। H क्या है? कांस्टेंट है। N कांस्टेंट है क्या? नहीं। इन कांस्टेंट को बेटा सबको अगर हमने कैलकुलेट कर दिया तो देखो क्या आएगा, दैट इज माइनस। माइनस सबको समझ में आया ना बेटा? इधर देखो बेटा, दैट इज माइनस विच इज इक्वल टू आएगा माइनस 13.6। कितना आएगा? 13.6 इंटू क्या आएगा? बोलो बोलो, ऊपर क्या आएगा? इंटू यहाँ पे जी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? एन स्क्वायर। और ये एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन होल्ड पर एटम में। किसमें आती है बेटा? इलेक्ट्रॉन होल्ड पर एटम में। ये क्या आ जाएगी? एनर्जी। कौन सी एनर्जी आ जाएगी? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी आ रही है? माइनस 13.6 इंटू जी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड ऊपर है, एन स्क्वायर नीचे। उल्टा मत कर देना तो गलत हो जाएगा। उल्टा कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको यहां से एक बात समझ में आ रही है, एक बात यहां से निकल के आ रही है बेटा कि टोटल एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी? माइनस 13.6 इंटू जे स्क्वायर इंटू अपॉन एन स्क्वायर। और ये किसमें आएगी? इलेक्ट्रॉन होल्ड पर एटम में। इलेक्ट्रॉन होल्ड पर एटम में। कई बार ये जूल पर एटम में भी होती है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन होल्ड पर एटम का अगर जूल पर एटम में करना है तो इलेक्ट्रॉन के 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पता है ना? इलेक्ट्रॉन होल्ड का अगर जूल में करना है कन्वर्ट तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19 से आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो टोटल एनर्जी कितनी आएगी निकल के। इधर देखिए आप, टोटल एनर्जी फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, कितनी आएगी टोटल एनर्जी? सो दैट इज टोटल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 18 माइनस 18। क्या हो जाएगी? माइनस 18। ये भी माइनस है पहले, ये भी क्या है? माइनस। दैट माइनस इंडिकेट दैट दिस आर द बाइंडिंग एनर्जी। दिस आर द व्हिच एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी। तो दैट इज 2.18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18। और ये तो एज इट इज रहेगा। बोलो क्या रहेगा? हाँ, जी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब ये एनर्जी किस में आ जाएंगी? बोलो जूल पर एटम। जूल पर एटम। एक ये जो एनर्जी है पर एटम है बेटा, एक एटम के लिए बात कर रहे हैं। ये जो एनर्जी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्ड पर एटम, ये पर एटम की, एक एटम के लिए इतनी एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी। ये भी जूल में जो एनर्जी है ये भी क्या है बेटा? पर एटम ही है। तो आपको बात समझ में आ रही है यहां से कि टोटल एनर्जी जो है वो Z को क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और N को क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आ रहा है ना सबको समझ में या नहीं आ रहा है? इधर देखो आप, इधर देखिए बेटा कि ये जो टोटल एनर्जी है किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, जो बेटा हम लिखेंगे En is the energy of electron in nth orbit. En is the energy of electron in nth orbit is directly proportional. बोलो क्या होगा? Directly proportional to z square और inversely proportional to n square. अगर z बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और z अगर z घटेगा तो एनर्जी घटेगी, फिर n बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, और n अगर घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। सही है या गलत है? बराबर एक बार अच्छे से आराम से देख लो आप, मैंने जो बोला वो सही है या गलत है? सही है या गलत है? मुझे एक बात बताइए, ये n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट। देखो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, अब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है। तो बताइए सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी क्या फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने के लिए ज्यादा एनर्जी? नहीं, दोबारा से सुनो बेटा, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी कि कम? सेकंड ऑर्बिट में घूमने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो बेटा एन की वैल्यू बढ़ेगी तो Z ये E बढ़ेगा ना? नहीं समझ में आया क्या बेटा? एन की, अब मुझे बताइए सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए ज्यादा एनर्जी कहां लगेगी? थर्ड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट के बाद फोर्थ ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट से ज्यादा सिक्स्थ ऑर्बिट में। फिर एन की वैल्यू बढ़ रही तो एनर्जी बढ़ रही है ना? समझ में आया फिर या नहीं आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? लेकिन उसके पहले आपको माइनस लिखना पड़ेगा, ये माइनस भी तो कंसिडर करना पड़ेगा ना। अब समझ में आया या नहीं आया? तो बेटा यहां पे ऐसे लिख देना, ये गलत हो जाएगा। होगा ना गलत? ऐसे ऐसे लिखना है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बेटा इसके आगे आपको माइनस लिखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? माइनस। सबको समझ में आया ना? तो या फिर बेटा ये ऐसे लिखना गलत हो जाएगा, या तो फिर आप इसे कैसे कर सकते हो? इसे आप हटा के ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बोलो रे? एन स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। अब सही है ना? अब सही है या गलत है? अब बताइए। अब सही है। मैंने क्या बोला आपको? आपको ये लॉजिकल बात है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन जो होता है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो जो रिवॉल्व होगा वो कम है। जैसे ही सेकंड ऑर्बिट में जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना? ज्यादा
न्यूक्लियस के करीब होगा तो कम एनर्जी लगेगी, न्यूक्लियस से जितने ज्यादा दूरी पे होगा उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती होती चली जाएगी। तो बेटा न्यूक्लियस से दूर कब होगा, जब एन की वैल्यू बढ़ेगी, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब एन क्या रहेगा, एनर्जी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जेड क्या होगा, इनवर्सली। अरे समझ में आया है नहीं आया बेटा, ये यहां पे माइनस है ना रे, ये यहाँ पे जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर बराबर है, लेकिन ये माइनस है ना, मतलब ये जेड बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब एन बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एन बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने बेटा सीधा सीधा ना घुमा के सीधे सीधे आपको ऐसे बताया कि अगर एन की वैल्यू बढ़ेगी, एन की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। सबको समझ में आया। अगर जेड बढ़ेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जेड बढ़ेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और हेलियम प्लस है, हेलियम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ज्यादा है कि हेलियम का जो इलेक्ट्रॉन है, हेलियम प्लस का जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में, उसकी एनर्जी ज्यादा है। हाइड्रोजन। क्या बोला मैंने अभी आपको, हाइड्रोजन। ये समझ में नहीं आया क्या रे, क्यों ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके जेड बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी ना, जेड बढ़ेगा तो एनर्जी घट जाएगी। अब देखो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उससे कम एनर्जी किसको लगेगी बेटा, हेलियम प्लस में का। हेलियम प्लस से कम एनर्जी किसको लगेगी, लिथियम 2+। लिथियम प्लस 2+ से एनर्जी कम किसको लगेगी, बेरिलियम 3+। सबको समझ में आ रहा है ना बेटा। एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी। यहां पे आपको ये देखो, यहां पे देखिए, यहां पे आपको टोटल एनर्जी नजर आ रहा होगा कि जेड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, जेड को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एन को क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन बेटा ये माइनस को आप छोड़ दे रहे हो ना, ये माइनस है ना, ये माइनस है। इसका मतलब क्या है, ये जेड बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी घटेगी और एन बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी बढ़ेगी। तो यहां पे मैंने सीधा सीधा रिलेशन लिख दिया है ना कि जो बढ़ेगा, अगर एन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, जेड बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी। यहां पे देखो एन इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीजेस, जेड इंक्रीजेस, एनर्जी। निकाल के बताता हूं, इधर देखो, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो निकाल के बताता हूं बेटा। फॉर हाइड्रोजन एटम एग्जांपल लेते हैं ना, इधर देखिए, इधर देखो आप ऐसे बेटा देखो, कई बार क्या होता है, मैंने जैसे आपको अभी पूछा कि हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी दे देंगे आपको और हेलियम प्लस की फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी पूछ लेंगे। हाइड्रोजन की सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी दे देंगे आपको और हेलियम प्लस की सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी पूछ लेंगे आपको। हेलियम की फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी दे देंगे, हेलियम की फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी पूछ लेंगे आपको। बात समझ में आ रही है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप यहाँ पे। सो फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर विच एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल जेड इज इक्वल टू कितना होता है रे, 1 होता है। जेड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। बोलो एनर्जी क्या बोला हमने, एनर्जी विच इज इक्वल टू, बोलो ना यार, -13.6 इंटू क्या था यहाँ पे, हाँ बोलो इंटू क्या था, इंटू जी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये किसमें है बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन होल्ड पर एटम, इलेक्ट्रॉन होल्ड पर एटम बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है, 1, और एन की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट में अगर बात करूंगा तो E1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, E1। तो बोलो क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू क्या हो जाएगा बोलो बेटा, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। सही है ना, ये ऊपर भी 1 है, नीचे भी क्या है, 1 है। और ये किसमें होगी बोलो, इलेक्ट्रॉन होल्ड पर एटम। सो इवन इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो बेटा, -13.6 इलेक्ट्रॉन होल्ड पर एटम। आ गया सबको समझ में। मतलब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने के लिए उसे कितनी एनर्जी लगेगी, -13.6। अगर वही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, +13.6 इलेक्ट्रॉन होल्ड। सबको समझ में आया नहीं आया। अरे जितनी एनर्जी से बंधा हुआ है उतनी एनर्जी से निकल जाएगा ना वो। अगर जितनी एनर्जी से बंधा है उतनी एनर्जी दे देंगे तो निकल के भाग जाएगा वो। सबको समझ में आया। और निकालने के लिए, किसको निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को। कहां से, ऑर्बिट से निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा उसको, आयोनाइजेशन एनर्जी। आ गया सबको समझ में कि E1 की वैल्यू क्या है। E1 का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट में किसकी एनर्जी, नहीं, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बेटा कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन होल्ड पर एटम, इलेक्ट्रॉन होल्ड पर एटम। क्यों बेटा, अगर मैं सेकंड ऑर्बिट में निकालूंगा तो बोलो क्या होगी, चलो बोलो रे। सो दैट इज E2 विच इज इक्वल टू, बोलो क्या होगी, हाँ -13.6 इंटू जेड तो क्या है, 1 है, जेड तो क्या है बेटा 1 है, और नीचे क्या है 2 का स्क्वायर। चलो बोलो कितनी होगी, -13.6 इंटू क्या हो जाएगा 1/4, 1/4। तो बोलो क्या हो जाएगा, -13.6/4।
तो कितना होता है? नियर अबाउट 3.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.4 माइनस 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 क्या हो जाएगा बेटा? 3.4 इलेक्ट्रॉन होल पर एटम। 3.4 इलेक्ट्रॉन होल पर एटम। सबको समझ में आया है नहीं आया? बेटा इस स्टेप को मुझे एक बात बताइए, -13.6 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? E1 लिख सकता हूं? अरे माइनस ये दिख रहा है ना आपको, -13.6 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? E1। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं ना, और बोलो क्या हो जाएगा इसी फॉर्मूले को? E2 विच इज इक्वल टू E1। E1 क्या हो जाएगा? E1 माइनस ना, अब E1 माइनस ही है ना, E1 क्या है? माइनस है, तो माइनस लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो E1 इंटू क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, बोलो ना, जी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर। जी स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? एन स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हो आप किसी भी ऑर्बिट के लिए। E2 के लिए निकालना है तो E1 इंटू जी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। E3 के लिए निकालना है तो E1 इंटू जी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। E3 के लिए निकालना है तो दैट इज E1 इंटू जी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। आ रहा है सबको समझ में या नहीं आ रहा है? मैंने वही तो बोला आपको कि बेटा फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन के लिए, बेटा इधर देखो बेटा, हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी दे देंगे, सेकंड ऑर्बिट के लिए पूछ लेंगे। थर्ड ऑर्बिट फर्स्ट के लिए दे देंगे, सेकंड के लिए पूछ लेंगे। फर्स्ट की दे देंगे, फोर्थ के लिए पूछ लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड की दे देंगे, E2 दे देंगे, थर्ड की पूछ लेंगे। आ रहा है सबको समझ में? E2 दे देंगे आपको, E3 पूछ लेंगे। E2 दे देंगे, E4 पूछ लेंगे। E3 दे देंगे, E4 पूछ लेंगे। E4 दे देंगे, E5 पूछ लेंगे। कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है? सबको समझ में आया ना? तो देखो बेटा यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी आ गई? E2 कितनी आ गई बोलो जरा आप? दैट इज E2 इज इक्वल टू आ गई -3.4 इलेक्ट्रॉन होल पर एटम। सिमिलरली अगर मुझे E3 निकालना है तो, सिमिलरली अगर मुझे E3 निकालना है तो बोलो क्या हो जाएगा? बोलो ना यार। हाँ, E3 विच इज इक्वल टू E1। E1 क्या हो जाएगा? E1 प्लस क्या होगा? क्या इंटू होगा? इंटू, हाँ, 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। ये आएगा इलेक्ट्रॉन होल पर एटम में, इलेक्ट्रॉन होल पर एटम में। E1 कितना है बोलो? 13.6 माइनस 13.6 बाय 9, बाय क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, सबको समझ में आ रहा है ना? माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन होल पर एटम। इलेक्ट्रॉन होल पर एटम आ गया सबको समझ में? क्लियर है? हाँ, क्यों बेटा अगर E4 में निकालना है तो बोलो बोला, E4 विच इज इक्वल टू E1 इंटू क्या होगा? बोलो बेटा यहां से 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होगा? -13.6 बाय 16, -13.6 बाय 16 विच इज इक्वल टू इधर देखो बेटा, विच इज इक्वल टू हो जाता है -0.85 इलेक्ट्रॉन होल पर एटम। होल पर एटम। आपको एक बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे आप बेटा न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो तो एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी है? -13.6। इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है बोलो? -13.6। इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं अभी। किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन की। इलेक्ट्रॉन का जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है बेटा हाइड्रोजन का, उसको पहले लग रही है -13.6। अगर निकालना है तो उतनी एनर्जी प्लस में लगेगी। उतनी एनर्जी किस में लगेंगी? प्लस में। सेकंड ऑर्बिट में कितनी लग रही है बेटा? -3.4 इलेक्ट्रॉन होल पर एटम। अगर इसी सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना है हाइड्रोजन का तो प्लस में इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। उसे ही कहते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। सबको समझ में आया? थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? प्लस में देनी पड़ेगी। और वो कितने एनर्जी से घूम रहा है? -1.51। फोर्थ ऑर्बिट में कितने से घूम रहा है? -0.85। तो एनर्जी बेटा जब न्यूक्लियस से हम दूर जा रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है ना। पहले -13.6, सेकंड ऑर्बिट में -3.4, थर्ड ऑर्बिट में -1.5, फोर्थ ऑर्बिट में -0.85। बाद में एक ऐसा आएगा कि अगर इंफिनिटी पे चले जाएंगे तो एनर्जी जीरो हो जाएगी। इंफिनिटी पे अगर चले जाएंगे आप, मैंने क्या बोला है कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं बेटा? इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? ऑर्बिट कहते हैं। तो इनफाइनाइट इंफिनिटी में अगर हम चले जाएंगे, इनफाइनाइट ऑर्बिट में चले जाएंगे तो एनर्जी क्या हो जाएंगी? उसकी जीरो हो जाएगी। समझ में आ गई ना बात? वहां पे मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वहां पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो होगी तो घूमेगा क्या? नहीं, वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मैंने बोला था ना आपको कि कल के लेक्चर में तो बताया कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मैक्सिमम न्यूक्लियस के करीब होती है। न्यूक्लियस के पास जितना पास होगा बेटा उतनी एनर्जी उसकी क्या होगी? मैक्सिमम। जैसे जैसे न्यूक्लियस के दूर जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होती चली जाएगी? कम। किसकी वेलोसिटी? इलेक्ट्रॉन की। एक वक्त ऐसा आएगा कि इतनी दूरी पे चला जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आ गई थी बात? और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होगी बेटा? मैक्सिमम पे कहां पे पहुंच जाएगी? न्यूक्लियस में।
न्यूक्लियस के जितने करीब होगा, और न्यूक्लियस में चला जाए तो, न्यूक्लियस में चला जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, इतनी मैक्सिमम हो जाएगी कि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट को एक्सीड कर जाएगी। वेलोसिटी ऑफ लाइट को क्या कर जाएगी, एक्सीड कर जाएंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अपनी वेलोसिटी ऑफ लाइट को एक्सीड कर जाता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट से वेलोसिटी उसकी ज्यादा हो जाती है, तो वो अपना पार्टिकल नेचर खो देता है, वो वेव नेचर में आ जाता है, मतलब वो खुद का वजूद खो देता है, एग्जिस्टेंस। समझ में आ रही है ना? जब बेटा मैंने बोला था ना आपको कि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर वो उसमें चला जाए तो उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो लाइट की वेलोसिटी को एक्सीड कर जाएंगी। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी को एक्सीड कर जाएंगी तो उसका पार्टिकल नेचर खत्म हो जाएगा, उसका वजूद, उसका अस्तित्व बेटा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, वो वेव नेचर में आ जाएगा। तो फिर वो जाएगा क्या अपने एग्जिस्टेंस खोने के लिए? नहीं। इस वजह से मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं आता है। क्लियर है बात यहाँ पे? ये बातें अगर आपको अभी समझ में आ रही है तो आगे भी जो बात बोलूंगा मैं आपको थोड़ा सा प्रूव करके बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं जाता है। क्लियर है बात? सबको समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बेटा न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, और एनर्जी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। लग रहा है ना आपको? एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनफाइनाइट ऑर्बिट में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और इनफाइनाइट ऑर्बिट में जीरो हो जाएगी तो उसे निकालने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, जीरो। सबको समझ में आ रहा है ना? ये जितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बेटा न्यूक्लियस से बंधा हुआ है उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे निकालने के लिए लगती है, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी काम करती है उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। सबको समझ में आ रहा है ना? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए एनर्जी लगती है, उसे एनर्जी ऑफ सेपरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ सेपरेशन। सबको समझ में आया है नहीं आया? मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं बेटा, बोलो, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो, माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सी एनर्जी है ये? बाइंडिंग एनर्जी। अरे कौन सी एनर्जी है? बाइंडिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने के लिए जो एनर्जी काम करती है वो कौन सी एनर्जी है? बाइंडिंग एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे क्या कहते हैं? जितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी उतनी क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी। दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होंगे? सेम होंगे। आ गया सबको समझ में या नहीं आया? क्लियर है? चलिए यहां पे देखिए, अब थोड़ा आप बताइए मुझे कि यहां पे, इधर देखिए बेटा, अगर मैं फॉर हेलियम एटम लूं, कौन सा एटम बोलो? हेलियम एटम, हेलियम प्लस, हेलियम प्लस लिया, क्या लिया? हेलियम प्लस। तो बोलो Z क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अरे Z क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे सबको समझ में? Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। चलिए बताइए यहां पे अगर Z की वैल्यू अगर 2 हो जाएगी तो N की अगर फर्स्ट ऑर्बिट में बात करेंगे तो E1 हो जाएगा। E1 इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो? हाँ बोलो ना यार, माइनस 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। सही है ना? हाँ चलो बोलो, क्या हो जाएगा? माइनस 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1। तो ये कितना होता है? बोलो बोला कितना होता है? तो माइनस 52 होता है कि 54 होता है? देखो बोला 54 होगा ना रे? 54 हो रहा है ना? 54.4 जो भी होगा, ठीक है, देख लीजिए आप। 54.4 इलेक्ट्रॉन होल पर एटम क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन होल पर एटम, इलेक्ट्रॉन होल पर एटम। क्लियर है? हाँ, सेकंड ऑर्बिट में निकालेंगे, बोलो बोला, E2 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो? E1। E1 इसके लिए E1 तो ये होगी ना। चलिए छोड़िए, उसे ऐसा नहीं लिखते, उसे ऐसे लिख देते। चलो इधर देखो, माइनस 13.6 इंटू 4, अरे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अरे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और नीचे सेकंड ऑर्बिट का स्क्वायर बोले तो वो भी 4 हो जाएगा। अरे 2 का स्क्वायर, जी का स्क्वायर, जी इक्वल टू कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, सेकंड ऑर्बिट में निकाले तो 2 का स्क्वायर 4, तो वो तो आउट हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो बोलो E2 इज इक्वल टू कितनी हो जाएंगी? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन होल पर एटम, इलेक्ट्रॉन होल पर एटम। बढ़ गई या घट गई? हेलियम प्लस के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है? माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन होल पर एटम। सेकंड ऑर्बिट में कितनी है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन होल पर एटम। बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई ना। ये तो समझ में आ रहा है ना बेटा, ये माइनस में, ये क्या है? माइनस में। इसलिए मैं इससे पहले यही बता रहा हूं आपको कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा वैसे वैसे एनर्जी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएंगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती चली जाएंगी? कम होती चली जाएंगी। मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितने करीब होगा उतनी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी।
उतने इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा बेटा, उतने इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी। लॉजिकल बात है ना यार, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितने करीब होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रांग होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, न्यूक्लियस से इतनी दूरी पे, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई भी छीन के आके लेके जा सकता है इसको। समझ में आ रही ना बात? इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो कोई भी छीन के निकाल सकता है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल सकता, क्योंकि निकालने के लिए एनर्जी क्या लग रही है, ज्यादा लग रही है। आया सबको समझ में या नहीं आया? क्लियर है बेटा? थोड़ा पिक्टोरियली बताता हूं, इधर देखिए आप, यहाँ पे देखिए बेटा, ये मेरे पास में न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। इधर देखो, ये कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, ये कौन सा है, सेकंड ऑर्बिट, ये है थर्ड ऑर्बिट, ये क्या है, फोर्थ ऑर्बिट। चलिए चार ही ऑर्बिट निकालता हूं। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसके लिए n इक्वल टू 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए क्या है, 4 है, इसके लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बताइए, मैंने बताया आपको कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो E1 है, वो कितनी है बोलो, -13.6 इलेक्ट्रॉन होल्ड पर एटम। सेकंड ऑर्बिट में कितनी है रे, -3.4 इलेक्ट्रॉन होल्ड पर एटम। और अभी तो निकाले, कई बार क्या होता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपको कि बताइए हाइड्रोजन की सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधे सीधे पता, ध्यान रख सकते हो। -3 निकाल के तो बताया ना आपको कैसे निकालते हो, तो सो दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन होल्ड। थर्ड ऑर्बिट में कितनी होगी रे, बोलो कितनी थी, -1.51 इलेक्ट्रॉन होल्ड। फोर्थ ऑर्बिट में कितनी थी, -0.85 इलेक्ट्रॉन होल्ड। जैसे ही आप nth ऑर्बिट में, मतलब कहां पे चले जाओगे आप, nth, n इक्वल टू किस में चले जाओगे, इन्फिनिटी में, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एनर्जी इन इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आ गया सबको समझ में? अरे आया या नहीं आया समझ में? क्लियर है बेटा? अब ये देखिए, कल मैंने आपको ये बताया था, इधर देखिए आप, कल आपको एक चीज और बताया था मैंने, यहां से ये वाला जो ये है, ये वाली जो रेडियस है, ये कितनी होती है बोलो, ये यहां से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी, बेटा न्यूक्लियस से जो ऑर्बिट की दूरी होती है वो कितनी होती है बोलो, ये वाली, ये कितनी होती है बोलो, a0। ये कितनी थी बोलो, कितनी थी, अरे ये क्या थी, 4a0। ये कितनी थी, 4a0। और ये दूरी कितनी थी बेटा बोलो, अरे बोलो ना, 9a0। ये दूरी कितनी थी बेटा, 16a0। कितनी थी ये, 16a0। कल तो बताया आपको, बताया नहीं बताया? और इन दोनों के बीच का गैप भी बताया मैंने आपको, दैट इज 3a0। ये हो जाएगा 5a0, ये क्या हो जाएगा 7a0, बाद में 9a0, बाद में क्या हो जाएगा 11a0, 13a0। ये तो कल बता चुका हूं ना आपको। देखो यहां से जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं बेटा, तो जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एनर्जी भी क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, इस फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो E1 है। सेकंड ऑर्बिट में जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या है बेटा, E2 है। क्या है, E2 है। थर्ड ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो कितनी है, E3 है। फोर्थ ऑर्बिट में क्या है, 4 है। तो सबसे कम एनर्जी कौन से ऑर्बिट में, E1 में। सबको समझ में आ रहा है ना? सबसे कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कौन से ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में, E1 में नहीं। सबसे कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की कौन से ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में। इसी को बोलते बेटा ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसे, ग्राउंड स्टेट। और उससे ज्यादा कहां पे है, सेकंड में, तो इसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। उससे ज्यादा इसी में है तो इसे भी क्या कहते हैं, एक्साइटेड। इससे ज्यादा इसमें है तो इसे भी क्या कहेंगे, एक्साइटेड। अब सवाल यह है कि ग्राउंड स्टेट से जिसमें थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी है तो उसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और इसे क्या बोलेंगे बोलो बेटा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसे क्या बोलेंगे बोलो, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। आ गया सबको समझ में या नहीं आ रहा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट से ज्यादा होगी। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से क्या होगी, ज्यादा होगी। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि यहां से यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है करके, अभी तक बता चुका हूं, 3-4 बार बोल चुका हूं कि जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाएगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी क्या होती चली जाएगी, पॉजिटिव में आती चली जाएगी। मतलब लेस निगेटिव होगी तो लेस निगेटिव का मतलब है कि मोर पॉजिटिव का मतलब है बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है बात? कई बार आपसे बेटा फर्स्ट एनर्जी लेवल में और सेकंड एनर्जी लेवल में एनर्जी गैप भी पूछ लेते हैं। एनर्जी गैप भी पूछ लेंगे आपको कि इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, उसे फर्स्ट ऑर्बिट में जाने के लिए कितने एनर्जी का फोटोन इमिट करना पड़ेगा। आपको एक बात तो समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी। नहीं समझ में आया? इलेक्ट्रॉन को बेटा ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, अब्सॉर्ब। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इलेक्ट्रॉन को बेटा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। तो कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, जितने दो एनर्जी लेवल के बीच में गैप होगा उतना। तो देखो मुझे एक बात बताइए, ये सेकंड एनर्जी लेवल में और फर्स्ट एनर्जी लेवल में गैप कितने का है बताइए।
13 माइनस 3.4 कर दीजिए, 10.2 हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाने के लिए कितने एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन होल्ड इतने एनर्जी का फोटोन क्या करना पड़ेगा? अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। आया सबको समझ में, आया नहीं आया? क्योंकि बेटा सेकंड एनर्जी लेवल से उसे फर्स्ट एनर्जी लेवल में आना है, सेकंड एनर्जी लेवल से उसे फर्स्ट एनर्जी लेवल में आना है, तो कितने एनर्जी का फोटोन रिमिट करना पड़ेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन एनर्जी का क्या करना पड़ेगा? फोटोन। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बेटा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है बाय एब्जॉर्बिंग और इमिटिंग दी एनर्जी। सबको समझ में आया या नहीं आया? फिर बेटा इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जाना है, तो बताइए कितने एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा? बताइए जरा आप। इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जाना है, तो बताइए एनर्जी गैप कितना है दोनों के बीच में? E3 माइनस E1 12 पॉइंट कितना है? 13.6 माइनस 1.5 कितना होना है? 12.09 या 12.1 बोल दीजिए आप, क्या बोल सकते हैं? 12.1। तो 12.1 का फोटोन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा उसके फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आने में, थर्ड ऑर्बिट में जाने में। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पीछे वालों को समझ में आ रहा है? कह रहे बेटा जो दो एनर्जी लेवल है उनमें जितने एनर्जी का गैप होगा, एनर्जी लेवल गैप होगा, उतना फोटोन वो एब्जॉर्ब और इमिट करेगा ना। सबको समझ में आया ना? तो आप नहीं समझ में आ रहा है ना, तो देखो आप बेटा आप क्या करो, आपके लिए होमवर्क है E2 माइनस E1 करो। समझ में आया? ठीक है। E3 माइनस E2 करो, E1 करो। क्या करो यहां पे? E1 करो। हाँ, E4 माइनस क्या कर दो यहां पे? E1 करो। यहां पे ये चार वैल्यू निकाल के लाएंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में कितने एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, या सेकंड से फर्स्ट आने में कितने एनर्जी का फोटोन इमिट करना पड़ेगा। क्लियर है बात यहाँ पे? इसके आगे कल के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं यहाँ पे, और इसके बाद में हम लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल भी देखेंगे। और फ्राइडे और सैटरडे के दिन क्या करने वाले हैं बेटा? सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। सबको समझ में आ गया? एनर्जी सबको समझ में आ गई, वेलोसिटी सबको समझ में आ गई। और बेटा मेरा फोटो मत निकाल तू, अभी रुक जा। सो ठीक है, एनर्जी सबको समझ में आ गया। एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो वो 2 दिन जो होंगे उसमें मैं आपसे पूछूंगा भी और साथ ही साथ पढ़ाऊंगा भी, तो थोड़ा सा पढ़ के आइए आप। ठीक है, आगे का कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और तनिष्क कहाँ गया रे? हाँ, बंद कर दे बेटा।